हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आरटीपी है सितंबर 2025 का, इससे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस इस पेपर में हमको देखने को मिलेंगे। और वीडियो की शुरुआत से ही बेटा एंड तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा एक बार आप खुद भी उसको आंसर आप देने की कोशिश करना कि क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना कि 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो सही थे, जिनके आंसर आप बिना मेरी हेल्प के भी आप लोग कर सकते थे यार। ठीक है, सो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने आता है फाइंड द मिसिंग टर्म और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भाई हमारे पास आया है। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सोच सकते हैं और देख सकते हैं 7, 26, 63, 124 मिसिंग टर्म मुझे फाइंड करनी है, जो कि 342 की नेक्स्ट टर्म है। आप ध्यान से देखिए, जो 7 होता है ये 2 के क्यूब से 1 लेस है, 2 का क्यूब -1। ये 26 जो है बेटा ये 3 का क्यूब 27 -1 है। 63 जो है बेटा वो 4 का क्यूब माइनस का 1 है। 124 इज 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1। तो अगला जो नंबर होना चाहिए वो 8 का क्यूब -1 होना चाहिए। तो 512 -1 511, ये डी हमारे इस पहले क्वेश्चन का यहां पे बन जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, इन अ सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज वेकायर। ओके, फिर क्या बोलता है, हाउ इज मैसूर रिटन इन दैट कोड। बताइए कि जो मैसूर है उसे किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो कावेरी में मैं एक चीज देख पा रहा हूं, जो तीसरा नंबर वी है वो सबसे पहले पे आ गया है, देख सकते हैं वी पहले आ गया है। तो इस हिसाब से मुझे एस को भी पहले लिख लेना चाहिए। फिर जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद जैसे के और ए जो है वो उसके बाद यहां पे ए और के बन चुके हैं, ए और के मतलब इंटरचेंज हो गए। तो एम और वाई भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये वाई एम बन जाएंगे। तो एस वाई एम से रिलेटेड दो मुझे देखने को मिल रहे हैं। फिर ई आर आई में इन्होंने कर दिया इसको आई आर ई, ई आर आई, ई आर आई, इन तीनों को उल्टा लिख लो। जैसे ई आर आई था ना, उल्टे से लिख लो आई आर ई, आई आर ई। तो यहां पर मैं वही कर लेता हूं, ओ आर ई को मैं लास्ट से लिख लेता हूं ई आर ओ, ई आर ओ। सो ये ऑप्शन सी जो है ये मेरा यहां पे करेक्ट आंसर यहां पे बन जाता है, ऑप्शन सी राइट। सिमेरो, सिमेरो करेक्ट। सो ये हो जाता है भाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, इन अ सर्टेन कोड दिसंबर is written as ERMBCEDE, then which word will written as ERMBVENO in that code। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है दिसंबर को हमने क्या लिख दिया है, ERMBCEDE। कह रहा है इसकी जब हमने कोडिंग करी तो वो बन गया। ठीक है सर। कह रहा है कि देन विच वर्ड विल रिटन एज, किस वर्ड को लिखा जाएगा ERMBVENO। ओके, सो ध्यान से एक बार पहले ऑब्जर्व करते हैं नंबर्स को जो भी हमें दे रखे हैं। दिसंबर, जैसे देखना ये डी ई से शुरू हुआ तो डी ई पे खत्म हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो बच्चे लोग इस हिसाब से, तो जैसे वो डी ई पे खत्म हुआ है तो एक्चुअल वर्ड डी ई से शुरू हुआ होगा, वो एन ओ पे खत्म हुआ है तो एक्चुअल वर्ड मेरा हमारा एन ओ से शुरू हुआ होगा राइट। अब जैसे यहाँ पे सी ई है, फिर वहां पर मैं सी ई देख पा रहा हूं तो यहां पर वी ई इसके बाद आ जाएंगे। फिर एम बी, तो यहां पर भी क्या है, एम बी है यार। फिर ई आर, उधर भी ई आर, तो यहां पर भी ये ई आर आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा नवंबर, ऑप्शन डी जो है वो इसका बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सो क्वेश्चन 3 हमारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है हमारे पास और बोला गया है, कह रहा है कि रवि फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो 4 दिशाओं की बात हो रही है।
तो 4 दिशाएं आपको मालूम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। रवि फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड फेसिंग है रवि की, रवि की फेसिंग फिलहाल अभी नॉर्थ की साइड है, ठीक है। टर्निंग टू हिज राइट, अगर रवि नॉर्थ को फेस कर रहा था तो वो राइट को मुड़ जाता है, तो यानी कि अब वो ईस्ट को फेस कर रहा होगा। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, वो वॉक करता है कितना, 25 मीटर, 25 मीटर वो वॉक करता है। जो बंदा पहले ऊपर देख रहा था वो राइट को मुड़ जाता है और वॉक करता है 25 मीटर, ठीक है सर। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, यहां से लेफ्ट हो जाता है और 30 मीटर वो वॉक करता है, ठीक है। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, फिर से अगेन वो राइट को मूव करता है 25 मीटर, 25 मीटर वो राइट को मूव करता है। ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर, 55 मीटर वॉक करना है भाई राइट को, वो भी। तो राइट को जाएंगे तो ये यहां तक तो हो जाएगा 30 मीटर, और उसके बाद अलग से 30 और ये 25 मीटर अलग से, ये 25 मीटर अलग से उसको वॉक करना पड़ेगा, तब जाके वहां से लेके यहां तक ये 55 मीटर हो जाएगा। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर, फिर से यहां से वो राइट हो गया, देखो यहां से राइट हो गया, तो वो भी कितना, 40 मीटर। तो यहां तक पहुंच के तो होंगे 25 और इतना और 25 और 15, तो आप देख सकते हैं वहां से लेके यहां तक वो पहुंचा होगा, तो लगभग 40 मीटर उसने वॉक कर लिया। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके शुरुआती पॉइंट से यहां से अगर देखा जाए तो अभी वो किस दिशा में है, तो आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सा उसको टेढ़ा जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा उसको टेढ़ा जाना पड़ेगा, उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर इधर ये बन जाएगा, साउथ ईस्ट हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यार, ठीक है। अब देखो ना, ये 25 है वो 25 है, तो 50 हो गया ना, बट वो सिर्फ 40 मीटर ही गया, तो अभी भी मतलब ये 10 मीटर का गैप और है यहाँ पे यार, है ना। तो यहां से थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा भाई वो, तो कौन से डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से देखना है और वहां जाना है, तो हमको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर यहां बन जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहता है कि पॉइंट पोनिंग 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 नहीं है भाई, ये कह रहा है पॉइंटिंग, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन। दीपक सेड, दीपक ने क्या बोला, यह है दीपक, दीपक ने क्या बोला, दीपक बोलता है हिज ओनली ब्रदर, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, किसी जेंटलमैन की तरफ, किसी जेंटलमैन की तरफ इशारा करके दीपक कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हिज ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। भाई लाइन को ना ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। हिज ओनली ब्रदर, इसका जो एकमात्र भाई है वो कौन है, वो फादर है, किसका फादर है भाई, तो किसका फादर है, मेरी बेटी के पापा का, मेरी बेटी के पापा का। मेरी दीपक की कोई बेटी रही होगी, दीपक की कोई बेटी रही होगी, तो दीपक की बेटी का पापा खुद दीपक है, तो दीपक का पापा है भाई ये आदमी, क्या बोलते हो, लाइन को पढ़िए। हिज ओनली ब्रदर, इसका एकमात्र जो भाई है वो पिता है, किसका पिता है, मेरी बेटी के पापा का, तो किसका पापा है, मेरी बेटी के पापा का तू पापा है, मेरी बेटी का पापा तो मैं हूं, तो मेरा पापा, समझ पा रहे हो। तो लाइन को दोबारा अंग्रेजी, हिज ओनली ब्रदर, दीपक बोल रहा है उसकी तरफ इशारा करके, क्या, हिज ओनली ब्रदर, ये कौन है ये बंदा, ही इज द फादर, ये फादर है, किसका फादर है, माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पापा का पापा, मेरी दीपक की बेटी के पापा का पापा ये बंदा है।
अच्छा भाई ठीक है। फिर क्या बोलता है, हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक। तो ये जो जेंटलमैन है वो दीपक से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कि दीपक इस जेंटलमैन को क्या बोलता होगा, दीपक इस जेंटलमैन को क्या बोलता होगा, पापा का भाई, चाचा, चाचा है भैया इसमें, अंकल। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पे बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। फिर आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ √4 की पावर में -6 और √2 की पावर में -4, 2 की पावर में p। अब देखो √4 का मतलब होता है 2 की पावर में -6, ठीक है। अब √2 दे रखा है, √2 का मतलब ही क्या है, 2 की पावर में 1/2 और उसके पूरे होल की पावर में -4 दे रखा है, राइट में दे दिया 2 की पावर में p। अब देखो ये 2 की पावर -6 है, -4 से 2 कटेगा, यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे राइट में रहेगा 2 की पावर p। और ये 2 और वो 2 दोनों में बेस सेम हो गए, तो ये -6 में -2 ऐड हो जाएगा, राइट में 2 की पावर p चलेगा। तो कंपेयर कर लेंगे, p मेरा जो है वो -8 आ जाएगा, p की वैल्यू जो है वो -8 हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं √4 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर में -6 लिख दिया। अब √2 है, √2 का मतलब क्या होता है, जब भी भाई √x लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर में 1/2 है, तो मैंने उस √2 को हटा के x की पावर 1, उसको मैंने 2 की पावर 1/2 लिख दिया, बट उसकी होल की पावर में भी -4 था, तो -6 और ये -4 को 2 से डिवाइड किया -2, और ये 2 की पावर क्या होगी, -8 होगी, राइट में चल रहा है 2 की पावर p, कंपेयर करना है, p मेरा आ जाएगा -8, राइट। चलिए ये हो गया। फिर है क्वेश्चन की 7p + 3q अपॉन में 3p माइनस में 2q इज इक्वल्स टू 43 के अपॉन में 2। क्या बताओ p और q का रेशियो क्या रहा होगा, मुझे फाइंड करना है p के अपॉन में q की वैल्यू, ये चीज फाइंड करनी है। तो इससे तो फिर आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें यार 2, वैसे तो ऑप्शन को भी पुट करके देख सकते हो p और q की वैल्यूज कि वो आता है कि नहीं आता है, ठीक है, बट आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई यहां कर लो और 43 की मल्टीप्लाई 3p - 2q से, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 6q 6q में प्लस कर लेते हैं 86q को, और 129p में 14p को राइट में भेज रहा हूं मैं, माइनस पे 14p, सो ये 6 + 86 विल बी 92q, और यहाँ पे 129 - 14 विल बी 115p, ठीक है। हमें p अपॉन में q चाहिए, सो 92 को यहीं रहने दो, 115 को उसके नीचे भेज दो, p को वहीं रहने दो, q को उसके नीचे भेज दो। क्या ये कैंसिल होगा किसी से, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा यार, किससे कैंसिल करें, 192 बटे 115, 92 बटे 115 आ रहा है 0.8, 4/5, 23 से, ठीक है, 23 से वो कैंसिल होगा, तो 23 × 4 ये 4 से चले जाएगा, और 23 से 115 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका 5 आ जाएगा, और p अपॉन में q, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि भैया आप नहीं सोच पाए थे इस बात को, तो आप 92 को सीधा डिवाइड कर लो 115 से, तो ये आ गया 0.8, तो 0.8 आपको 5/4 में नहीं मिलेगा, 4/5 में मिल जाएगा, 4/5 का मतलब क्या होता है 0.8, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन को पुट करके भी देख सकते थे कि पहले p और q की जगह 5 और 4 पुट करो, देखो कि ये आता है कि नहीं आता है, इससे नहीं आए फिर 4 और 5 पुट करके देखो, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, ठीक है। सो ये आपके मॉडल में भी इस तरह के क्वेश्चन है, ये बनेगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, और ये आपके मॉडल का एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए,
37 में भी, 73 में भी, 64 में भी, सब में 10 है। इफ 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इट, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। अगर मैं 37 में से 18 माइनस करूंगा तो ये 19 बनेगा, ये नहीं है। 73 में से 18 माइनस करूंगा तो 55, 65, 75, 55 बन जाएगा। तो ये हो गया भाई, 64 में नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। सो 73 में से जैसे ही आप 18 माइनस करते हो तो 55 आ जाता है, और 55 में दोनों की दोनों डिजिट क्या हो गई, दोनों इक्वल हो जाती हैं। सो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन हो गया है ना। चलिए फिर क्या नेक्स्ट में बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना, 13.50। कह रहा है कि फाइंड द सम। अब देखो इसका फॉर्मूला था बेटा सीधा पी आर का स्क्वायर, 13.50। पी मुझे नहीं मालूम, बट आर की वैल्यू 6% है तो 0.06 का स्क्वायर, और यहां से पी फाइंड करने के लिए उस 13.50 को डिवाइड कर लेंगे 0.06 के स्क्वायर से, और ये हो जाएगा 13.5 डिवाइड बाय 0.06 डिवाइड बाय 0.06, 3350 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है भाई, ये भी सिंपल है। फिर नेक्स्ट में बोलता है हमसे कि अ मशीन फॉर विच द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years, 5 साल उसकी लाइफ है, कॉस्ट 5,000 है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ, 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। यानी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट आपसे पूछ रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला होता है ना, जो भी कॉस्ट है 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और क्या उसकी लाइफ थी, कॉस्ट इसकी दे रखी, कॉस्ट इसकी थी 5,000 रुपए, 5,000 इसकी कॉस्ट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% का है, टाइम इसमें यहाँ पे 5 साल बोला है। तो 1 माइनस 0.10, 0.90 की पावर में 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 5000, सो ये आपका आ जाता है 2952.45, 2952.45। सो इसमें भी दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है यार, ये भी हो जाता है। फिर 11वें में हमसे बोलता है कि एवरी 2 person शेक हैंड्स विद ईच अदर इन अ पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66। भाई टोटल हैंडशेक का एक फॉर्मूला है सीधा, टोटल हैंडशेक अगर आप मेरे चीट शीट को देखेंगे उसमें आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, टोटल हैंडशेक सीधा NC2, एन कितने लोग हैं और एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, तो टोटल हैंडशेक जो है वो 62 के इक्वल आ गया, 66 के इक्वल है। कह रहे नंबर ऑफ गेस्ट, मुझे n फाइंड करना है, n। तो अब आप इसको सीधा ऑप्शन से कर लो, जैसे अब 11 है, 11C2 निकालोगे, सो 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, सो क्या बनेगा 11 इंटू 10/2, ये आपका बनेगा 55। सो दिस इज नॉट द आंसर। मैं 12 ट्राई करता हूँ, n की जगह 12 रखता हूँ, 12C2, सो 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11/2 66 आ रहा है, इट मीन्स 12 इसका यहाँ पे बन जाता है करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट में हमसे बोलता है द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 letters फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। यार ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, ये मतलब आपके मॉड्यूल में ही ये क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल है, और ऐसा एडिशनल में एक क्वेश्चन है। जैसा एग्जामिनेशन है ऐसा मैथमेटिक्स भी है, आंसर में सेम ही होता है, ठीक है। यहां सिलेक्शन की बात कर रहा है, मॉड्यूल में सिलेक्शन का भी एक क्वेश्चन है और अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलते हैं द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 letters फ्रॉम द वर्ड, बड़ा लंबा क्वेश्चन ये होता है, बच्चों ने हालांकि इसका तब आंसर याद रखा होता है, ठीक है। सो क्या है एग्जामिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट हैं 11, ठीक है। इसमें देखो रिपीट कौन हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है 1 बार 2 बार, ए रिपीट हो रहा है 2 बार, और आई रिपीट हो रहा है 2 बार, और कोई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, सही बात है। मतलब ये ए 2 बार है भाई, ए, आई भी 2 बार है, आई, एन भी 2 बार है, एन, ठीक है। तो 6 तो यही हो गए, बाकी 5 रह गए, ई एक्स एम टी और ओ, है ना। तो
अब क्या बोलते हैं, हमें चाहिए 4 लेटर, हमें चाहिए 4 लेटर, तो यहां बन जाते हैं केसेस। 4 लेटर अगर तुम्हें चाहिए, अब इस पे केस क्या हो सकते हैं, क्या पता वो 4 लेटर ऐसे हो जाए कि 2 ए आ जाए और 2 आई आ जाए, वर्ड बन गया, 4 लेटर का वर्ड बन गया, है ना। ऐसे क्या पता ए और एन हो जाए, ये भी हो सकता है, क्या पता आई सिलेक्शन करना है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे केसेस आपको इस पे बनाने पड़ते हैं, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है भाई ये। अब जिसने परम्यूटेशन पढ़ रखा है उसने, उसको इसमें डिफिकल्टी आई होगी। सो केस 1 मैं इसमें बना रहा हूं, केस 1 मुझे कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, मुझे सेलेक्ट करने हैं 4 लेटर। 4 लेटर को अगर बेटा मुझे सेलेक्ट करना है तो हो सकता है क्या कि 4 लेटर 2 इसमें से आ जाए, 2 इसमें से आ जाए, मतलब इन तीनों में से ए आई और एन में से मैं कोई से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लूं। अगर मैं कोई से भी 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा तो 4 लेटर आ जाएंगे। इन 3 में से मैं कोई 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। व्हेन 2 letters are same and other 2 letters are same, other 2 letters are same, तो ये कितने तरीके से होगा, इन 3 ग्रुप में से मैं कोई 2 सेलेक्ट कर लूं, तो 3C2 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। और वो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया था कि ए एन एन ए आई आई एन एन, ये 3 केस मेरे बन जाएंगे, ये 3 केस आ गए। देखो सेलेक्ट करने की बात हो रही है, अरेंज नहीं करना, अरेंज नहीं करना भाई, ठीक है। सेलेक्ट करने की बात हो रही है, बस यहां पर सेलेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है सर। तो ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं केस 2। क्या पता कि जो 4 लेटर है, पहले केस में क्या देखा था आपने, उन 4 लेटर में 2 सेम थे और फिर अगले 2 भी सेम थे। अब क्या पता ये भी तो हो सकता है कि among 4 letters only 2 are same, only 2 letters are same, मतलब क्या पता ए आ रहा हो बस, ठीक है। फिर आपको सिर्फ एक आई दिख रहा हो, क्या पता एक ई दिख रहा हो, ऐसे दिख रहा हो, क्या पता आई हो, क्या पता फिर एक एम आ जाए और एक एन आ जाए, मतलब सिर्फ 2 ही लेटर सेम होने चाहिए, बाकी 2 डिफरेंट होने चाहिए, वो इनके जैसे नहीं होने चाहिए। एक ये भी केस हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा भाई, तो मैं बोलूंगा इन 3 में से ना, क्योंकि मुझे 2 लेटर सेम चाहिए, 2 लेटर सेम चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा इन 3 में से, इन 3 में से तुम किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लो बस। तुम जो है इन 3 में से सिर्फ किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लो, एक ग्रुप को। तो 3C1, अब वो एक ग्रुप क्या पता ए का हो, क्या पता वो आई का हो, क्या पता वो एन का हो, इस टाइप से, ठीक है। अभी देखो, अब मुझे बताओ एक ग्रुप के सेलेक्ट होने से मेरे पास कितने लेटर आ गए। इन तीनों में से कोई एक भी ग्रुप अगर सेलेक्ट हो गया तो मेरे पास कितने लेटर आ गए, मेरे पास 2 लेटर आ गए, राइट। अगर ए ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास 2 ए आ गए, अगर ये सेलेक्ट हो गया तो मेरे पास 2 आई आ गए, है ना। मुझे 2 लेटर सेम चाहिए थे, बट अगले 2 लेटर अब डिफरेंट होने चाहिए। तो अब मैं क्या बोलता हूं कि अब देखो और रह क्या गया था, ए एन आई तो आपने कर लिया था, रह गया था ई, फिर रह गया था एक्स, फिर रह गया था एम, फिर रह गया था ओ, और क्या रह गया था यार, ई एक्स ए एम आई भी हो गया, एन भी हो गया, ए टी रह गया, टी। सही बात है। तो अब देखो उसके बाद क्या तरीका होता है, मुझे 2 लेटर और चाहिए, पर 2 लेटर मैं कहां से सेलेक्ट करूंगा, वो 2 लेटर कहां से सेलेक्ट किए जाएं। तो यहां पर ऐसा है ना, इन 3 ग्रुप को बोला जाता है कि भाई जौन सा ग्रुप सेलेक्ट हो गया, जौन सा भी ग्रुप सेलेक्ट हो जाए, कोई एक ग्रुप सेलेक्ट होगा, उसके तो दोनों बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मान लो लेट से ए सेलेक्ट हो गया, तो मेरे पास 2 ए आ गए, तो ए अब इस आई और एन को क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि आई भाई तेरे पास 2 आई थे, एक आई को ड्रॉप कर दे और वहां शामिल हो जा। एन भाई एक एन को ड्रॉप कर दे और उधर शामिल हो जा, उधर शामिल हो जा। सही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7,
7 एलिमेंट हमारे पास, 7 में से सेलेक्ट करूंगा कोई 2। अगर मान लो आई सेलेक्ट हो चुका होता तो आई उस ए और एन को क्या बोलेगा, ये उनको क्या बोलेगा कि मेरे दोस्त ए, तेरे पास 2 ए थे ना, एक ए को ड्रॉप कर दे, एक ए को ड्रॉप कर दे और तू उनके साथ चले जा, और एन भाई तू भी एक एन को ड्रॉप करके तू भी उनके साथ शामिल हो जा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हमारे पास। तो 7 में से कोई से 2 सेलेक्ट होंगे। ठीक है, हमने एक को ड्रॉप क्यों किया, क्योंकि भाई अब ग्रुप का खेल नहीं रहा, मुझे बस 2 ही लेटर सेम चाहिए, 2 लेटर सेम चाहिए, और 2 लेटर कोई वो आई सेलेक्ट हो चुके होंगे या ए सेलेक्ट हो चुके होंगे या एन सेलेक्ट हो चुके होंगे, इसलिए 3C1 मैंने कर दिया। 5 लेटर मेरे पास वहां पे अलग से बचे हुए थे और 2 इन दोनों में से कोई आगे वहां पर आ गया होगा, तो 7C2, और ये बन जाता कितना 3C1 की वैल्यू 3, 7C2 की वैल्यू 7 6 42 सॉरी 21 बन जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6। ठीक है, फिर उसके बाद अब तीसरा ग्रुप, तीसरा एक आखिरी केस पर यहां पे बनाना होता है, केस 3। अब हम बोलते हैं सारे के सारे लेटर डिफरेंट होने चाहिए। देखो यहां 2 लेटर एक जैसे थे, 2 लेटर एक जैसे थे, यहां पर 2 लेटर सेम थे और बाकी 2 लेटर एकदम डिफरेंट थे। एक आखिर केस क्या रह गया, व्हेन ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। तो भाई अब हम क्या बोलते हैं कि EXMOT तो था ही, ए मेरा भाई, अब ग्रुप की बात नहीं होगी, कोई एक ही ए सेलेक्ट होगा, एक ए को ड्रॉप कर उनके साथ शामिल हो जा, आई मेरे दोस्त एक आई को ड्रॉप कर उनके साथ शामिल हो जा, और एन मेरे दोस्त एक एन को ड्रॉप कर और वहां पे शामिल हो जा, क्योंकि 4 लेटर सेलेक्ट होंगे और चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, सेलेक्ट करने कोई से 4, क्या बोलेंगे 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40, 320 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा 70। अब सोचो मुझे टोटल वेज चाहिए थे, टोटल वेज, तो लास्ट में क्या होगा मेरे दोस्त, अब हम बोलेंगे ये 3 63 70 इनको प्लस कर लो, 3 63 और 70 इनको प्लस कर लो 136, ये मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब बच्चों ने ना इसका आंसर ये याद रखा होता है कि हाँ 136 है। बुक में एक और क्वेश्चन आई थिंक मैथमेटिक्स है, एग्जामिनेशन नीट का मैथमेटिक्स होगा, उसमें भी यही होता है खेल, उसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, वो बुक में आप एक बार देखना, ठीक है, मॉड्यूल में। तो ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बढ़िया दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन, मस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहे कि इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 6.5 एंड 6, अर्थमेटिक मीन 6.5 होना चाहिए, तो 6 और 7 का 13/2, 9 और 4 का 13/2, 10 और 3 का 13/2, 8 और 5 का 13/2। अर्थमेटिक मीन तो सबका ही 6.5 आ रहा है यार। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इनको प्लस करके हाफ करो, सब में 6.5 ही आ रहा है, बट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके, तो 6 तो नहीं आएगा भाई, 2 नहीं है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन निकालो, लो भाई इसमें 6 आ गया। सो ऑप्शन बी का राइट आंसर बन जाता है। 14th में कहता है कि द सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो 2, सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो एस 2 एंड फर्स्ट टर्म बीइंग 5, मुझे चाहिए सिक्स्थ टर्म, सो ए आर की पावर में 5, ए है 5, आर है 2, 5 इंटू 32, ये 160 आ जाएगा यार, 160, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। फिर बोलता है कि जी एक्स का वैल्यू है, पता नहीं अब ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ यार, क्योंकि x -1 के साथ ब्रैकेट भी होना चाहिए, शायद ये x -1 अपॉन में x लिखा है शायद इसने, सो निकालना है g -1/2, तो x की जगह -1/2 रख लो, और -3/2, 2 से 2 कटेगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था यार, तो
फिर लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, नीचे x माइनस 3 है। सीधे x की जगह 3 नहीं रख सकता वरना ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा। तो इस पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल, मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लेता हूँ 2x, 9 का डेरिवेटिव 0, नीचे x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, और अब मैं x की जगह 3 रख दूंगा। 2 इंटू 3 6 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। डन है। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे x प्लस 3 x माइनस 3 करके, वैसे भी आ जाता। फिर है लिमिट है 0 से लेके 1, 2x स्क्वायर माइनस में x क्यूब। यार इसकी वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। देखो 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा, 2x क्यूब अपॉन में 3, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4 अपॉन में 4, ऊपर 1 नीचे 0। अब x की जगह पे 1 रख लेंगे, फिर x की जगह पे 0 रखेंगे, वहां पे भी 0 रखेंगे। सो 2/3 माइनस 1/4, 8 माइनस 3/12, 5/12, 5/12। दिस बी विल बी द राइट आंसर। सो इसमें भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 18 में कह रहा है कि देन dy बाई डी एक्स फाइंड करो। dy इक्वल्स टू है 4x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 7 एट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो 4x क्यूब का हो जाएगा 4 3 जा 12 x स्क्वायर, 8 7 जा 56 x की पावर 6। ठीक है, अब देखिए 12 है, ठीक है, x स्क्वायर है, 56 है, x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का क्यूब, और क्वेश्चन में x स्क्वायर की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 इंटू 56 प्लस 24 विल बी 472, 472। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप सीधा यहाँ पे x की वैल्यू √2 भी आप निकाल सकते थे, तो उसको भी आप फिर यहाँ पे पुट कर सकते थे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 19 में कहते हैं कि बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इस सिचुएशन में जो है हमें जो है कौन सा वाला मेथड हमें यूज करना चाहिए। तो प्राकृतिक आपदा आई है भाई, तो इनडायरेक्टली तो भाई हम देखेंगे नहीं ना कि उसका क्या प्रभाव है। डेटा कलेक्ट करना है तो हम फोन भी नहीं करेंगे, हम मेल थोड़ी करेंगे। यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू जो है वो यूज किया जाता है ताकि हमें पता चल सके नेचुरल कैलेमिटी सिचुएशन में कौन सा मेथड। अब ये बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, मॉड्यूल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको आपके पास अगर मेरी ये हैंड रिटन नोट्स होंगे तो उसमें ये बात हमने वहां पे लिख रखी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता था, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज बॉक्स सेट। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल को क्या बोलते हैं, बॉक्स सेट हम कहकर पुकारा करते हैं। कह रहे कि स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर बेसिकली एरर कमिटमेंट इन, नहीं स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यार, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है भाई। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सैंपलिंग वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ना, वहां पर ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड एरर बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो दैट इज स्टैंडर्ड एरर। तो ये है। फिर है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स। क्या नंबर दे रखे हैं यार, नंबर बहुत सारे हैं और इनको मैं एक बार अरेंज कर लेता हूं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है यार, 24 24 24 24 24 25 24 25। फिर है 25 के बाद क्या है यार, 25 के बाद 31 32 33, 31 32 33। ठीक है, 33 के बाद है कितना, 43 48 43 48 53 59 53 59 एंड लास्ट हमारे पास 62 62। सो ये नंबर मुझे यहाँ पे दे रखे हैं और कह रहे हैं कि बताओ इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होना चाहिए। 24 25 31 32 33
43, 48, 53, 59 और 62। ये हो गया मेरे पास xi, ये हो गया मेरे पास xi। ठीक है सर। अब ऑब्जर्वेशन है कितने, एक बार गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सो नंबर तो यार काफी बड़े बड़े दे रखे हैं, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, मुझे इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, बट बड़े नंबर भी अगर दिए हैं तो इनको मैं थोड़ा छोटा कर लूं क्या, इन नंबर को थोड़ा छोटा कर लिया जाए यार। तो छोटा करने के लिए या फिर एक काम करते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है ही, कैलकुलेटर हमारे पास है ही, सीधा एक्सआई का स्क्वायर निकालते हैं ना, सीधा एक्सआई का स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो पहले मैं इनको प्लस कर लेता हूं, इनको प्लस करके क्या रहे, 24 25 31 32 33 43 48 53 59 62, ये हो गया 410। ये 410 आ गया बेटा, 24 25 31 32 33 43 48 53 59 62, 410। अब मुझे स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो आप मेमोरी का यूज कर सकते हो, जीटी का यूज आप कर सकते हो। ठीक है। सो मैं जीटी का यूज करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरे पास देख सकते हैं कैलकुलेटर है, ऑन कर लिया, एक बार क्लियर कर लिया, ऑल क्लियर। 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, और लास्ट में जीटी प्रेस कर लिया तो ये आ गया 18562, 18562, 18562। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन पूरे का होल स्क्वायर। सो 18562 के अपॉन में 10, और ये है 410 के अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। सोलह सौ इक्यासी, 18562, ये हो गया 175.2, इसका स्क्वायर रूट निकाला, दैट इज 13.23। 13.23 ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बन जाता है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। और जैसे देखो एक्स स्क्वायर मैंने निकाला है, मैंने आपके कैलसी पे अगर जीटी का बटन नहीं है तो आप मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं। लाइक मेमोरी का यूज कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 है, 24 का स्क्वायर, इसको डाल दिया मेमोरी में, 25 का स्क्वायर मेमोरी में, 31 का स्क्वायर मेमोरी में, 32 का स्क्वायर मेमोरी में, 33 का स्क्वायर मेमोरी में, 43 का स्क्वायर मेमोरी में, 48 का स्क्वायर ये भी मेमोरी में, 53 का स्क्वायर ये भी मेमोरी में, 59 का स्क्वायर ये भी मेमोरी में, एंड देन लास्ट 62 का स्क्वायर ये भी मेमोरी में। सब मेमोरी में गया। देन लास्ट में MRMC बटन को आप 2 बार दबा लो, MRC बटन को आप 2 बार प्रेस कर लो, 18562 तब भी आपको देखने को मिल जाएगा यार। ठीक है। सो ये भी ठीक है यार। ठीक है। और भी कुछ अगर मैं अगर कुछ मिस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में तो एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है। अदरवाइज एक तरीके ये हो सकता है कि नंबर को आप थोड़ा छोटा कर लो, सभी नंबर में से आप 43 या 48 समथिंग या 33 टाइप कुछ आप माइनस करके इनको डेविएशन इसमें निकाल सकते हैं, फिर डेविएशन का स्क्वायर भी आप इसमें कर सकते थे भाई। ठीक है। सो ये हो गया। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ गया 23। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशंस। जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी इनको अरेंज करना पड़ेगा यार। 10 12 10 और 12, फिर 16 15 16 15 16 18,
फिर है हमारे पास 20, 23 और 28, राइट। 20, 23 और 28, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। क्या चाहिए हमें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल? Q1 चाहिए, एंड इसमें 8 है। सो फॉर्मूला होता है ना n+1 अपॉन में 4 है टर्म, इन 9/4 विल बी 2.2 फिफ्थ टर्म। इसका मतलब होता है कि सेकंड टर्म तो पूरा लिखना है, बट 0.25 टाइम्स ऑफ थर्ड माइनस सेकंड हमको करना है। तो सेकंड टर्म इज 12 एंड 0.25 टाइम्स ऑफ 15 माइनस 12, तो ये 3 इंटू 0.25 0.75 12.75। अरे बाप रे, क्या मिस्टेक कर दी मैंने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये 10 12 15 18 16 18 20 23 28 सब सही जा रहा है। ओके ठीक है। 9/4 मैंने गलत कर दिया क्या यार? 9/4 कितना होता होगा? 2.25 होता है। सेकेंड टर्म प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड, सो सेकेंड टर्म इज 12, और सेकेंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस 3 का है। 3 इंटू 0.25 0.75। गाइज ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, दिस इज ये मिसप्रिंटिंग है भाई। ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी 12.75, दिस सी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सो इसमें ये गलत प्रिंट हो रखा है भाई इसमें। चलिए सो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। कह रहे कि इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 0.05, क्वार्टाइल डेविएशन 4.05, देन इट्स मीन डेविएशन इज, बताइए इसका जो मीन डेविएशन है वो कितना रहेगा। सो देखो भाई ऐसा है, जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है 0.675 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये है 4.05। सो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 4.05 को डिवाइड कर लेंगे 0.675 से, ये आ जाएगा आपका 6। अब मीन डेविएशन जो होता है वो 0.8 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जाएगा 4.8, ऑप्शन डी। इसमें भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में कहता है कि देयर आर टू ग्रुप कंटेनिंग 30 and 20 observations having 50 and 60 as arithmetic mean, 50 and 60 as their arithmetic mean। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन गाइस हमें फाइंड करना है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला है सीधा यार, n1x1 बार प्लस n2x2 बार ऑन में n1 प्लस n2। n1 है 30 इंटू 50, 20 इंटू 60 अपॉन में n1 प्लस n2 यानी 30 प्लस 20। सो 30 इंटू 50 1500, 20 इंटू 60 1200, और 2700 को डिवाइड कर लेंगे 50 से, 54 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो ये हुआ। 26 में कह रहा है कि टू वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड विद दिस कंडीशन। ओके, कह रहा है x का मीन 5 है, कह रहा बताओ y का मीन कितना होगा। भाई मीन के लिए तो हम सीधा इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x का मीन प्लस 2y का मीन प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x का मीन कितना है 5, 2 टाइम्स ऑफ y का मीन 25 और 25 30, 25 और 5 30, 30 को राइट में भेज देंगे -30, -30 डिवाइडेड बाई 2 -15, -15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 27 में कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x आर 5 and 20, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 - 2x। देखो भाई ऐसा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 करके। ये 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मालूम नहीं है, x का मीन 5 है तो ये
20 इंटू 5 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा 1। सही बात है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 माइनस 2x क्या होगा, तो ये 15 होता है ऑरिजिन और ये 2 होता है स्केल। ऑरिजिन का इंपैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पड़ता, स्केल का इंपैक्ट पड़ता है। तो जो x का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 माइनस 2x क्या होगा, यहाँ -2 लिखा है ना, -2 को भी पॉजिटिव कर लेते हैं और x का स्टैंडर्ड डेविएशन। बट इसने पूछा क्या है, इसने पूछा वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होगा ऑफ 15 माइनस 2x, तो स्क्वायर कर लो, ये 4 इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ जाएगा यार, 4। डन है। सो इसमें भी दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है, फिर क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.5, देन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ये तो सीधा r स्क्वायर होता है ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ठीक है। फिर है r दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट। भाई r निकालने के तो फॉर्मूले कहीं सारे थे, बट सिग्मा एक्स वाई के टर्म्स में अगर देखा जाए तो हम बोलते थे कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n, x का स्टैंडर्ड डेविएशन और y का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता था, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था, मतलब देखो आपने ना ये चीज पढ़ी होगी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, n से डिवाइड करके आता था कोवेरिएंस, इसको x के और y के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते थे, तो तब जाके आपका ये r बनता था। अब यही जो चीज है ना, इसको किताबों में कभी कभी अलग से एक्स आई माइनस एक्स बार ना लिख के सिर्फ सिग्मा एक्स और उसको y लिख देते हैं। तो यही चीज इसने यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन दी नहीं है, बट चलो ठीक है। r है मेरे पास कितना, r है मेरे पास 0.5, सिग्मा एक्स वाई है 120, n मुझे मालूम नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 है, तो n कितना रहेगा यार, बट इसमें तो गड़बड़ हो रही है। चलो इसको नहीं लगाते, फिर एक और फॉर्मूला था भाई, फिर एक फॉर्मूला और था हमारे पास, फॉर्मूलों की कमी नहीं है। यहाँ पर एक फॉर्मूला और था ना कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये भी लग जाता था। मैंने वही बोला ना कि इसको अलग से ना लिख के सिग्मा एक्स लिख देते हैं, उसको सिर्फ वाई बोल देते हैं, नीचे रूट के अंदर ये एक्स का स्क्वायर और आगे y का स्क्वायर, ये आ जाता है, राइट। अब देखो r की वैल्यू है कितना 0.5, सिग्मा एक्स वाई कितना है 120, ठीक है। रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर है 90, बट सिग्मा वाई स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, उसका आइडिया मुझे नहीं। तो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, 0.5 बन जाएगा 0.25, 12 का स्क्वायर 144, डबल जीरो, नीचे रहेगा 90 और सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, और ये 14,400 को डिवाइड कर लेंगे 90 से और डिवाइड कर लेंगे 0.25 से, ये आ गया 640, ठीक है। अब क्या बोलता है भैया, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट। अभी भी मैटर ओके, ठीक है। और हमें y का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ना, हाँ ठीक है, हो गया। देखो सिग्मा y का स्क्वायर, मैंने बोला ना कि y का मतलब क्या है, वाई आई माइनस वाई बार, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई बार का स्क्वायर 640, ठीक है। इसको हमने बोला है x, उसको हमने बोला है y, x और वो है y, राइट। और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, मतलब सिग्मा वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 640। इसने क्वेश्चन में ना हमें y का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ये चीज मिस हो गई थी यार। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 8, ये वैल्यू भाई हमें दे रखी है कितना 8, ये 8 गिवन है भाई। चलो ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन y निकलेगा कैसे, फॉर्मूला होता है ना सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू में 8, ठीक है सर। हमने इसकी वैल्यू अभी निकाली है 640, n मुझे मालूम नहीं है,
राइट में 8 रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और फाइनली हमारे n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 जो है हमारे इस क्वेश्चन का बनता है राइट आंसर। बस एक चीज थी कि यहाँ पे ना x का मतलब क्या है, xi माइनस एक्स बार, और y का मतलब क्या है, yi माइनस वाई बार। ठीक है, मतलब ये डेविएशन है, डेविएशन अबाउट मीन है जी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन उसने मेंशन नहीं किया, बट ठीक है हम समझ गए कि क्या था इसमें जी। तो बढ़िया क्वेश्चन था भैया। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। 30th क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ हार्ट और अ क्वीन, हार्ट और अ क्वीन नॉट ऑफ हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। या टोटल 52 कार्ड होते हैं, इसमें हार्ट के हमारे होते हैं 13 कार्ड्स। हार्ट कितने होते हैं, 13। क्वीन नॉट ऑफ हार्ट, वैसे 4 क्वीन होती हैं जिसमें से एक हार्ट वाली क्वीन होती है, इसलिए इसने क्या बोला, नॉट ऑफ हार्ट, हार्ट वाली नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी फिर 3 ही क्वीन बची, टोटल 16 कार्ड हो गए। ठीक है, तो ये 4 चक 16, 4 कम 4 और 3, 4/13। तो ऑप्शन बी भाई इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, सो भाई लोग ये हमारा ये जो पेपर था में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भाई लोग इन्होंने इसमें डाले हैं। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना आपको इस आरटीपी का लेवल कैसा लगा। मुझे भी इसमें 4-5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे, मतलब लेंथी क्वेश्चन मुझे लगे, और बाकी काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी इसमें हमें दे रखे थे यार। आपका 30 में से क्या स्कोर था एक बार कमेंट करके बताना।